बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा जी, हमारा रिवीजन लेक्चर 1 है कॉस्ट का। अच्छा, रिवीजन होगी कैसे? जितने भी चैप्टर्स होंगे बस उनका ओवरव्यू दे दूंगा छोटा सा, ठीक है। ओवरव्यू देने के बाद आ, जो भी हमारी पूरी पूरी कॉस्टिंग की कैलकुलेशन होती है जिसमें मटेरियल, लेबर, वेरिएबल, एफ हो जाता है, उसके बारे में बता दूंगा, ठीक है। और उसके बाद फिर हम जो रिसेंट अटैम्प्ट आई है उसके पास पेपर देख लेंगे, ठीक है जी। और इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लेना, फिर उसको डिस्कस कर लेंगे। चैप्टर नंबर 1 में इन्वेंट्री में आ जाए तो इन्वेंट्री हमारे पास हमें पता है कि क्योंकि हमने मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के ऊपर बात करनी है तो उसी के ऊपर देखते हैं। 3 तरह की, मटेरियल की, वर्क इन प्रोसेस की और फिनिश गुड की। ये चैप्टर सारा किसके ऊपर मूव करेगा? रॉ मटेरियल के ऊपर मूव करेगा। तो रॉ मटेरियल के ऊपर ये जो रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री होगी, वर्क इन प्रोसेस की इन्वेंट्री होगी, फिनिश गुड की इन्वेंट्री होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ से बात करेंगे रॉ मटेरियल की। तो जो रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री, उसकी वैल्यूएशन कैसी होगी? हमें पता है उसकी वैल्यूएशन किसके ऊपर होती है? कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर पे होगी। कॉस्ट के लिए बात याद रखिएगा कि डिफेक्टिव गुड्स की कॉस्ट हो या गुड्स यूनिट की कॉस्ट हो, कॉस्ट रिमेन सेम रहती है। लेकिन जब हम एनआरवी कैलकुलेट करेंगे और अगर हमारे सवाल में डिफेक्टिव यूनिट्स आगे और उनके साथ गुड्स यूनिट्स भी है, तो गुड्स यूनिट की एनआरवी अलग निकलेगी, डिफेक्टिव की अलग निकलेगी, ठीक है। और ये बात तकरीबन कंफर्म है। हमेशा जो किताबों में वैल्यू रिकॉर्ड होगी वो हमेशा डिफेक्टिव यूनिट के एनआरवी के साथ होगी, क्योंकि वो लोअर पर आ रही होगी कॉस्ट से। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में ये जो हमारे पास कॉस्ट होगी ट्रेडिंग गुड्स में, ये फिनिश गुड्स की कॉस्ट होगी, और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में ये रॉ मटेरियल की खरीदने की कॉस्ट होगी। बस कॉस्ट में एक बात याद रखनी है, जो आपके पास परचेज प्राइस होगी, अगर तो उसने सेल टैक्स गिवन कर दिया, उसने कहा कि फॉर एग्जांपल ये जो 120 है, उसने अगर फॉर एग्जांपल ये कह दिया कि आपने एक चीज़ खरीदी, वो चीज़ की जो प्राइस है फॉर एग्जांपल वो 250 है इंक्लूसिव ऑफ सेल टैक्स। इसमें सेल टैक्स शामिल है, ठीक है। और सेल टैक्स कितना है? उसने कहा 18% है। सो 18% जो है वो सेल टैक्स इसमें शामिल है। अगर 18% सेल टैक्स इसमें शामिल है तो ये इंक्लूसिव है। तो इसका मतलब आपको पता है हमने जो परचेज प्राइस लेनी है वो रिटेल प्राइस जो भी होगी, जो प्राइस गिवन होगी, उसमें से सेल टैक्स माइनस करने के बाद वाली परचेज प्राइस लेनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको ग्रॉसिंग करेंगे। तो ग्रॉसिंग कैसे होगी इसकी? ये 250 है, तो अगर इसके अंदर 18% टैक्स लगा हुआ तो कितने पड़ी हुई है? 118 पड़ी हुई है। तो उसको कहाँ पे लेके जाना है? 100 पे लेके जाना। तो जो आंसर होगा उसके ऊपर हमारे पास ये परचेज कॉस्ट जाएगी। डन हो गया? ठीक है जी, आगे आपको बताइए। अगर वो ये कह दे कि कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक निकालिए, तो क्लोजिंग यूनिट्स कैसे आएंगे? फिजिकल इन्वेंट्री को काउंट करके आएंगे या परपेचुअल सिस्टम से इन्वेंट्री लेजर कार्ड बनाकर आएगा, ठीक है। तो क्लोजिंग यूनिट्स तो यहां से आएंगे। वो क्लोजिंग यूनिट्स किस रेट वाले लेने, तो वो रेट दो तरह से आता है, या तो फाइफो से आता है या तो एफको से आता है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक याद रखिएगा, फाइफो और एफको हमारे पास आ जाएगा। फिर लास्ट कॉन्सेप्ट में एनआरवी हमारे पास आ जाएगी। लास्ट में हमारे पास कौन सा कॉन्सेप्ट आ जाएगा? एनआरवी का कंसेप्ट आ जाएगा, ठीक है। और एनआरवी के लिए शुरू में आपको बता चुका हूँ कि डिफेक्टिव गुड्स की एनआरवी अलग आएगी और गुड्स यूनिट की एनआरवी अलग आएगी, ठीक हो गया। अच्छा, और लास्ट से हमारे पास इस चैप्टर के क्या आ जाती है? डबल एंट्रीज आ जाती है, जर्नल एंट्रीज, अकाउंटिंग एंट्रीज आ जाती है, जिसमें नॉर्मली कितनी एंट्रीज होती हैं? नॉर्मली होती है 6, पर हम कितनी करते हैं? 3, ठीक है। हम कितनी करते हैं? 3। पहली वाली मटेरियल को परचेज करना, दूसरा वाला मटेरियल को इशू करना, और तीसरा वाला मटेरियल का लॉस हो जाना, शॉर्टेज हो जाना। तो दोनों की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सेम रहती है 5 और 6 की। अगर शॉर्टेज आ जाए उसकी एंट्री, और अगर एनआरवी का मसला आ जाए उसकी एंट्री रिमेन सेम है। नॉर्मल लॉस हुआ तो एफओएच में चल जाएगा, और नॉर्मल लॉस हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा, ठीक हो गया जनाब? यहाँ तो कोई मसला? अच्छा जी। इसके एक पास पेपर भी करना है जिसमें हमारे पास वो मसला आएगा, क्या कहते हैं, रिकन्सिलेशन का, ठीक है। तो वो वाला सवाल जल्दी से देख लेते हैं,
ठीक है, और उसके बाद फिर आगे मूव ऑन करते हैं, ठीक है जी। हाँ मिल जाएगा इंशाल्लाह। बल्कि पहले जनरल रिवीजन करवाता हूँ, मुझे याद करवाना, फिर बाद में मिहांटी लिमिटेड वाला सवाल करवाना है, ठीक है, रिकन्सिलेशन वाला। अभी जनरल से रिवीजन कर लो अभी। अच्छा जी, अब ओवरऑल कोई फ्लो चार्ट बना लेते हैं जिसमें हम मल्टीपल चीज़ों को देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास फिनिश गुड्स के एतबार से क्या क्या मसले आ सकते हैं, फिनिश गुड के एतबार से या यूनिट्स प्रोड्यूस के एतबार से क्या क्या मसले आ सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, तो हेडिंग लिख लेते हैं, CMA फ्लो चार्ट के नाम से। अच्छा जी, CMA फ्लो चार्ट आ गया। सबसे पहले इसमें हम बात कर लेते हैं कि जो हमारे पास यूनिट्स प्रोड्यूस रहेंगे, अगर एग्जामिनर कहता है कि यूनिट्स प्रोड्यूस सॉल्व करें, यूनिट्स प्रोड्यूस फाइंड कर ले, तो कैसे फाइंड करेंगे। यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, अगर तो हमें यूनिट्स प्रोड्यूस कैलकुलेट करने हो, तो भाई यूनिट्स प्रोड्यूस कैसे होते हैं, तो इसमें दो केसेस आ सकते हैं। अगर फिनिश गुड की इन्वेंट्री गिवन है, इफ फिनिश गुड इन्वेंट्री इज गिवन, अगर तो फिनिश गुड इन्वेंट्री हमारे पास गिवन है, तो हम क्या करेंगे। फिनिश गुड इन्वेंट्री का मतलब क्या है बच्चों, हमारे पास ओपनिंग क्लोजिंग गिवन होगा, हमारे पास ओपनिंग क्लोजिंग गिवन होगा। अगर ओपनिंग क्लोजिंग गिवन होगा तो हम यूनिट्स प्रोड्यूस कैसे कैलकुलेट करेंगे। अच्छा जी, अगर फिनिश गुड इन्वेंट्री गिवन है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों, ओपनिंग फिनिश गुड, आगे यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, जो क्या हमें फाइंड करना है, ये वाला, ये यूनिट्स, ये वाला यूनिट्स प्रोड्यूस्ड होगा, ठीक है। माइनस करेंगे क्लोजिंग का फिनिश गुड्स इज इक्वल टू यूनिट सोल्ड आ जाएगा यहाँ, ठीक है। तो यहां से यूनिट्स प्रोड्यूस्ड हमारे पास आ जाएंगे, बात समझ लगती है। और अगर इसी में ही कोई डिफेक्टिव यूनिट्स आ गए तो क्या होंगे, अगर यहीं पे कोई डिफेक्टिव यूनिट्स आ गए तो क्या करेंगे। अगर कोई डिफेक्टिव रेट है, अगर कोई डिफेक्टिव रेट है, फॉर एग्जांपल हमने कहा कि हम जितनी हमारे पास यूनिट्स हैं, जितने हमने यूनिट्स को आगे प्रोसेस किया, वो सारे के सारे आउटपुट यानी कि गुड यूनिट में कन्वर्ट नहीं हुए, उनमें से कुछ क्या हो गए, डिफेक्टिव आ गए। अगर कोई डिफेक्टिव रेट या वेस्टेज या हमारे पास रिजेक्शन रेट गिवन है, तो इस केस में हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें इसके क्या करेंगे, आपको पता है हमारे पास सीन क्या होता है, इनपुट होता है, फिर आगे वो क्या होता है, प्रोसेस होता है,
और फिर यहाँ से हमारे पास आउटपुट में कन्वर्जन आ जाती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने यहाँ से यूनिट्स प्रोड्यूस यूज़ किए होंगे 200 यूनिट्स प्रोड्यूस किए और जो डिफेक्टिव रेट है वो 10% है, तो वो डिफेक्टिव रेट जो है वो 10% है, यानी कि यू कैन से कि लॉस हो गया, नॉर्मल लॉस हो गया, ठीक है। तो अगर हमारे पास यहाँ से नॉर्मल लॉस आ जाए, 10% का लॉस आ जाए, तो क्या करते हैं, इनपुट में से 10% का लॉस माइनस करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, आउटपुट आ जाएगा। जनाब आउटपुट कितना आता है हमारे पास, 180, तो ये 180 हमारे पास आ जाएगा। इफ डिफेक्टिव रेट ऑफ फिनिश गुड गिवन, तो अगर डिफेक्टिव रेट गिवन होगा तो फिर यहाँ से हम यहाँ चले जाएंगे, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द केसेस में वो सीधा रास्ता यूज नहीं करता होगा, वो नॉर्मली कहता है कि रिक्वायर्ड यूनिट ये हैं, ये रिक्वायर्ड है, इनकी ज़रूरत है हमें, तो बताओ कि यूनिट यूज कितने करने वाले हैं, तो फिर हम ग्रॉसिंग करके पीछे आएंगे। अगर उसने ये कहा रिक्वायर्ड यूनिट्स, आउटपुट क्या होता है, रिक्वायर्ड यूनिट्स, मुझे 180 रिक्वायर्ड है, अगर मुझे 180 की जरूरत है तो इससे कम पे गुजारा तो नहीं हो सकता, इससे कम पे तो गुजारा नहीं हो सकता। तो अगर रिक्वायर्ड यूनिट्स हमारे पास 180 हैं, तो इनपुट यूनिट यूज कितने करने वाला हूँ, यूनिट यूज कितने करने वाला हूँ, तो फिर यहां से ग्रॉसिंग करके वापस आऊंगा। क्लियर हो गया? अच्छा, ये आ जाएगा यूनिट यूज्ड, 200 यूनिट यूज करेंगे, 10 का हमारे पास लॉस हो जाएगा, और लॉस आपको पता है यहाँ से हम माइनस करेंगे और ये हमारे पास आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर इसमें भी हमने फिर दूसरा केस किया होगा, वो फिर इंशाल्लाह आपको मटेरियल में मैं करवाता हूँ, वो आपको मैं मटेरियल में कराता हूँ। अच्छा, और यूनिट प्रोड्यूस में मेरा नहीं ख्याल कि और कोई वैरायटी है, बाकी यूनिट्स प्रोड्यूस में हम फर्दर क्या करते हैं कि अगर हमारे पास ओपनिंग और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस हो, अगर हमारे पास ओपनिंग और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस हो, तो क्या वहां से भी यूनिट्स प्रोड्यूस आ जाता है, वहां से भी यूनिट प्रोड्यूस आ जाता है जी। आ सकते हैं, और यूनिट प्रोड्यूस कैसे कैसे आ सकता है हमारे पास, अगर ओपनिंग और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस गिवन हो। तो तीसरा केस क्या आ गया, अगर हमारे पास ओपनिंग और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस गिवन है, अच्छा जी, सो इफ ओपनिंग if opening closing work in process is given, अगर ओपनिंग और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस गिवन है तो यहां से भी यूनिट्स प्रोड्यूस्ड आ सकते हैं। यूनिट प्रोड्यूस का मतलब क्या है, गुड्स यूनिट्स, यूनिट प्रोड्यूस का मतलब क्या है, गुड्स यूनिट्स, यानी कि आउटपुट की बात हो रही है, ठीक है, आउटपुट की बात हो रही है। क्या ख्याल है, अगर ओपनिंग और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस गिवन है तो हमारे पास आउटपुट दो तरह से आता है, हमारे पास आउटपुट दो तरह से आता है। पहला वाला केस ये है, पहला वाला केस ये है बाय यूजिंग क्वांटिटी स्केड्यूल। खैर ये बात हम वहां भी कर सकते थे जाके प्रोसेस कॉस्टिंग में, बाय यूजिंग क्वांटिटी स्केड्यूल, और दूसरा क्या था, बाय प्रिपेयरिंग ईपीयू, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स बना के, इन दोनों से हमारे पास आता है ऐसे ही। अच्छा, और क्वांटिटी स्केड्यूल से कैसे आता है, अगर हम कंप्लीट बनाएं तो जरा कंप्लीट बनवाएं, जरा बन सकता है, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस प्लस इनपुट आ जाएगा, और अगर हम डिपार्टमेंट बी में बैठे हैं तो फिर इनपुट की जगह क्या आ जाएगा, ट्रांसफर इन आ जाएगा। ओपनिंग वर्क इसमें ऐड हो जाएगा, फिर क्या आएगा जी जनाब, न्यू मटेरियल एडिशन, न्यू मटेरियल एडिशन,
न्यू मटेरियल एडिशन आ जाएगा, अगर तो हम प्रोसेस 2 में हैं तो आएगा, वरना आपको बता प्रोसेस 1 में तो नहीं आएगा, ठीक है नहीं, तो कंबाइन बना लेते हैं। फिर क्या आएगा, फिर बोले 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 क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस क्या करेंगे, यहां से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो नॉर्मली फिर क्या आता है यहां से, तो आपको पता फिर यहां पे हम मैथ गेम खेलते हैं रुक के, यहां पे क्या करते हैं मैथ गेम खेलते हैं, फिर यहां से क्या आते हैं इंस्पेक्टेड यूनिट आते हैं। तो यहां से हमारे पास इंस्पेक्टेड यूनिट्स आ जाएंगे, और फिर ये मैथ गेम खेल के जरूरी नहीं है कि यही तरतीब आ रही है, आपको पता है तरतीब डिफरेंट होती है, तो मैंने वैसे यहाँ पे लिख दिया ना, ये आपको आगे पता ही है फिर क्या करना होता है। फिर क्या करेंगे, माइनस करेंगे नॉर्मल लॉस, और फिर माइनस करेंगे ए बी लॉस, और अगर ए बी लॉस ना हुआ तो बदले में क्या आएगा, तो ऐड हो जाएगा ए बी गेन, अगर ए बी गेन आ गया तो, ठीक है। तो माइनस प्लस का सीन आ जाएगा यहां से, ओ बहुत सारी याद कराया, मेरे दिन में नहीं था, मेरे दिन में निकल गया था, गुड। और अगर बाय प्रोडक्ट भी आ जाए, ज्वाइंट एंड बाय प्रोडक्ट भी आ जाए, तो क्या करेंगे, बाय प्रोडक्ट भी माइनस कर देंगे, और इसके अलावा कुछ चीज रहेगी हमसे, देख लो यार, कोई नहीं, जो रह जाएगी वो अगली रिवीजन में फिर ऐड करूंगा मैं, किसी और बच्चों को, आपको थोड़ी कह रहा हूं, नए बच्चों को। अच्छा, तो यहां से क्या आ जाएगा, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड आ जाएगा, यहां से यूनिट प्रोड्यूस्ड आ जाएगा जो हमें चाहिए। तो ये हमारे पास यूनिट्स प्रोड्यूस्ड आ गए। यहां तक का टेंशन, और दूसरा ईपीयू से आ जाता है। और आपको पता है ईपीयू दो तरह से बनता है, एक फाइफो से और एक एफको से बनता है। बनाने की जरूरत है मुझे कि उससे मेंशन कर दूं, या बनाने की जरूरत है तो बना लेते जल्दी से, कोई मसला नहीं है हमें, जल्दी जल्दी मशवरा दे दें, जल्दी जल्दी बना लें। ये ओके यार, ये माउस पकड़ाना जरा, इसकी मुझे ज़रूरत है, आज चीज़ें कॉपी करनी है आज। सिर्फ मेंशन कर दूं या जल्दी से बना लें, मैं चाह रहा हूँ कि कुछ बर्ड आई व्यू पूरा का पूरा ना हमें मिल जाए, बना लेते हैं, ठीक है, बस ठीक है, मशवरा हो गया, ख़त्म हो गया। ठीक है, काम चल जाएगा। अच्छा जी, एपीयू दो तरह से बनता है, नंबर वन किससे बनाना है, जल्दी जल्दी, फाइफो से बनना है। मेन हेडिंग के लिए पर्पल यूज़ करेंगे, सब हेडिंग के लिए ग्रीन यूज़ करेंगे, उससे सब हेडिंग के लिए कौन सा यूज़ करें, ब्लू कर लेते हैं, जिस कर लेते हैं। अच्छा, ईपीयू दो तरह से बनता है, एक फाइफो से बनेगा और एक फिर एफको से बन जाएगा, दो तरह से बन जाएगा। फाइफो से अगर हम ईपीयू बनाएं, प्रोसेस 2 का बना लें, कि प्रोसेस 1 का, 2 का बना लें, 1 का तो फिर मैं साथ मेंशन कर देंगे फिर, क्लियर। अच्छा, अगर हम प्रोसेस 2 का ईपीयू बनाएं तो प्रोसेस 2 के ईपीयू हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन आएगी, नंबर 1 हमारे पास आ जाएगी यूनिट्स, इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ जाएगी, फिर एक आ जाएगा यूनिट्स का कॉलम,
यूरेनस के कॉलम के बाद क्या है बच्चों, P1 आ जाएगा, फिर न्यू मटेरियल एडिशन आ जाएगा और फिर कन्वर्जन आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास बन जाएगा। अच्छा जी, और इस वाले कॉलम में हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस आ जाएगा, यहाँ पे उसके यूनिट्स आ जाएंगे। और मान लें ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 60% पे है, कितने पे है, नहीं 70 कर लेते हैं, 70% पर है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। इधर देखना पड़ेगा, ये आपको देखना पड़ेगा, मैं क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ, क्लियर, ये सोचना पड़ेगा। और ये 30% पे आ जाएगा। क्लियर हो गया, कोई मसला? फिर सेकंड कौन आएगा, स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड। मैं सोचा था उसी को उठा के कॉपी पेस्ट मारते हैं ठक करके, सीधे ही गेम ओवर, है ना, ये भी सही था ना। स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड कैसे आता है बच्चों, आउटपुट माइनस ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। ये तो सारों ने आना है, ये तो सारों ने आना है, ये तो सारों ने आना है, 100% लिख दिया मैंने। इतना बारीक बारीक नजर आएगा वीडियो पे, ये नजर आ रहा है इतना, ठीक है। अब किसकी बारी आ गई, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस में आगे मैं कुछ नहीं लिख रहा, आपको पता, फिर आगे सारा कुछ सोच सोच के वो केस 1 केस 2, ठीक है, तो न्यू मटेरियल एडिशन पहले आया बाद में आया, तो उस केस में सारे के सारे आएंगे। ठीक है, तो वो मैं लिख नहीं रहा, लेकिन लाइट से बता देता हूँ बस। ठीक है, तो मान लो अगर क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस मेरे पास 80% पे है, तो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस क्या होता है, स्टेज ऑफ कंप्लीशन होती है। ठीक है, स्टेज ऑफ कंप्लीशन होती है, आप सोच लेंगे सारा सारा, और ये आपको पता है 80% पर आ जाएगा। ठीक है, और लास्ट में एबनॉर्मल लॉस क्या होता है, ऐड होता है। ठीक है, ऐड होता है एबनॉर्मल लॉस, यानी जैसे कि सारे ऐड हो रहे होते हैं, तो इसमें भी जाके चुपचाप ऐड ही होना है। ठीक है, तो एबनॉर्मल लॉस यहाँ से आ जाएगा। और मान लो कि एबनॉर्मल लॉस हमारे पास है 75% पर, तो ये स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन होती है। ठीक है, और अगर स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन होती है तो ठीक है, ये भी आप सोच लेंगे कि यहाँ पे क्या आएगा, फिर न्यू टेल एडिशन में क्या आएगा, और लास्ट वाला तो आसान ही है, वो कितना आएगा, 75% पर आएगा। ठीक है, और अगर एबनॉर्मल लॉस नहीं एबनॉर्मल गेन हुआ तो यहाँ पे वो ऐड आएगा। मैं नीचे कॉलम में नहीं लिख रहा, नीचे कॉलम में लिखूंगा तो ये लगेगा कि इसने भी आना उसने भी आना है, बात समझ आ रही है। तो या तो एबनॉर्मल लॉस आएगा, तो इसकी जगह ये लिख लेता हूँ, और एबनॉर्मल गेन, कलर चेंज कर लेते हैं। अगर एबनॉर्मल गेन आ गया तो एबनॉर्मल गेन यहाँ से क्या होगा, माइनस होगा। एबनॉर्मल गेन क्या होगा, यहाँ से माइनस होगा 75% पर। डन हो गया, तो इन दोनों में से कोई एक ही चीज आएगी, दोनों नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास ईपीयू बन गया फाइफो मेथड का। ठीक है, और अगर एफको का बनाना तो एफको कैसे बनेगा, चलो कर्सर आ जाओ इधर।
अच्छा जी, और अगर हमारे पास एफ को आ गया तो क्या करने वाले हैं? तो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस नहीं आने वाला, तो हेडिंग ही नहीं आएगी, और यहाँ से स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ कंप्लीटेड यूनिट्स आएंगे, बाकी रिमेन सेम है, हो गया। ठीक है, और ये हमारे पास हो जाएगा इन केस ऑफ एफ को। ठीक है जी, यहाँ तक कोई मसला? कोई मसला यहाँ तक? तो ये हमारे पास यूनिट्स प्रोड्यूस में मैक्सिमम कुछ ये वैरायटी हमारे पूरे पेपर में आ सकती हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं कि मटेरियल के एतबार से कौन कौन सी वैरायटी आएंगी और मटेरियल में हमने क्या क्या करना है। ठीक है जी, अच्छा जी। मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट में आ जाए। मटेरियल कॉस्ट में मटेरियल कॉस्ट किसकी इक्वल होती है? जी, रॉ मटेरियल का रेट होगा मल्टीप्लाई बाय रॉ मटेरियल की क्वांटिटी होगी, यानी कि वो केजी पर होगा, रॉ मटेरियल क्वांटिटी होगी। और ये क्वांटिटी क्या होती है? ये क्वांटिटी क्या होती है? पर यूनिट भी होती है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग याद आ रहा है? ठीक है, और क्योंकि मटेरियल कॉस्ट निकालनी है और मटेरियल कॉस्ट तो यूनिट्स के ऊपर लगेगी, मटेरियल कॉस्ट यूनिट्स के ऊपर लगेगी ना, एक यूनिट बनाने की मटेरियल कॉस्ट। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? यहाँ से क्या आ जाएगा? एक यूनिट की कॉस्ट, एक यूनिट की कॉस्ट आ जाएगी। तो ये मटेरियल का रेट है, तो मटेरियल का रेट किसके ऊपर होता है? फॉर एग्जांपल ₹200 पर केजी होगा ये। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे रॉ मटेरियल की क्वांटिटी से। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल क्वांटिटी क्या है कि 2 केजी लगता है एक यूनिट पे। ठीक है जी, तो ये सूरत हाल बन जाएगी। तो यहाँ से क्या कैंसिल हो जाएगा? केजी केसी कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो पर यूनिट रेट आ गया। और अगर पर यूनिट रेट आ गया तो अब किससे मल्टीप्लाई होगा? यूनिट्स प्रोड्यूस से, जो हमने ऊपर कैलकुलेट की, ये वाली कहानी, ये जो सारे हमने यूनिट्स प्रोड्यूस ऊपर कैलकुलेट किए, इन तरीकों से सारे आ सकते हैं। तो इनसे क्या कर देंगे? आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो मटेरियल कॉस्ट आ जाएगी। क्लियर हो गया? याद हो गया मसला? अच्छा, अब मटेरियल कॉस्ट कैसे आएगी? मटेरियल कॉस्ट में क्या क्या मसला आ सकता है? फॉर एग्जाम्पल जिस तरह डिसीजन मेकिंग में वो हमें बजटेड इन्फॉर्मेशन को देता है, पिछले सालों की इन्फॉर्मेशन देता है, और कहता है कि अगले साल जो फोरकास्ट होगा या बजटेड होगा वो ये हो जाएगा कि मटेरियल कॉस्ट में 10% जो है वो इन्फ्लेशन आ जाएगी। ठीक है, इन्फ्लेशन कहते हैं ओवरऑल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज बाय 10%। तो अगर इसमें इन्फ्लेशन आ जाए, ठीक है, तो अगर मटेरियल कॉस्ट में इन्फ्लेशन आ जाए और मटेरियल कॉस्ट में कोई चेंजिंग आ जाए, तो चेंजिंग को किस तरह से डील करेंगे? तो आसान ही है, इतना मुश्किल वाली बात नहीं है। तो मटेरियल कॉस्ट में हम क्या करेंगे? दो सूरत हाल इसमें हो सकती हैं, दो सूरत हाल हो सकती है। नंबर 1, पहला वाला सूरत हाल ये है, पहली कंडीशन ये है कि हमारे पास ओल्ड रॉ मटेरियल कॉस्ट होगी, ओल्ड रॉ मटेरियल कॉस्ट देगा और कहेगा जो नए यूनिट्स हैं, नए यूनिट्स के लिए इन्फ्लेशन के साथ बताएं नई मटेरियल कॉस्ट क्या होगी। ये जो सवाल समझे मेरे, उसने ये कहा कि 2024 ही है, 2024 की मटेरियल कॉस्ट ही है,
2025 में नए यूनिट्स आएंगे। मान लो कि ये जो कॉस्ट आ रही है, ये कॉस्ट आ रही है 20,000 यूनिट्स की, 20,000 यूनिट्स की। अगले साल प्रोजेक्टेड ये 20 नहीं 25,000 यूनिट बनाएंगे, तो बताएं 25,000 यूनिट की मटेरियल कॉस्ट क्या आएगी। और जो 25,000 यूनिट्स हम बनाएंगे उसमें 10% इन्फ्लेशन भी आ चुकी हुई है। तो फिर हम क्या करेंगे, हम कहेंगे ओल्ड मटेरियल कॉस्ट तुम तो 20,000 के लिए हो, तुम तो 20,000 के लिए हो, तुम तो 20,000 के लिए, यानी कि ओल्ड प्रोडक्शन कॉस्ट, ओल्ड यूनिट प्रोड्यूस्ड, ओल्ड प्रोडक्शन कॉस्ट, ओल्ड प्रोडक्शन यूनिट्स। फॉर एग्जाम्पल तुम तो 20,000 के लिए हो, ठीक है। तो अब ये ओल्ड पर यूनिट पे निकल गया, ओल्ड पर यूनिट पे निकल गया। ये किस पे निकल गया, ये क्या बन गया, ये सारा हिस्सा क्या बन गया, ओल्ड पर यूनिट बन गया। अगर ओल्ड पर यूनिट है तो 10% इन्फ्लेशन आई है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंटेज ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर देंगे इन्फ्लेशन रेट से, इन्फ्लेशन रेट से मल्टीप्लाई हो गया, तो अभी भी पर यूनिट है, तो मल्टीप्लाई पे कर देंगे न्यू यूनिट्स प्रोड्यूस से, न्यू यूनिट्स प्रोड्यूस से, न्यू यूनिट्स प्रोड्यूस से। यहां तक कोई मसला नहीं। या इसके अलावा एक और काम कर सकते हैं, वो नए और पुराने यूनिट्स में ना खेले, बस वो ये कह दे कि जो ओल्ड रॉ मटेरियल कॉस्ट है, ओल्ड रॉ मटेरियल कॉस्ट है, ये 10% इन्फ्लेशन इसकी इंक्रीज होगी और वॉल्यूम भी इंक्रीज होगी। तो हम क्या करेंगे, इसी के ऊपर ही डायरेक्ट इन्फ्लेशन रेट लगा देंगे, इसी के ऊपर ही डायरेक्ट इन्फ्लेशन रेट लगा देंगे, ठीक है। ये ओल्ड मटेरियल कॉस्ट जो है अब ये इन्फ्लेटेड हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, इन्फ्लेटेड हो जाएगी, जितनी भी वो इन्फ्लेशन होनी हो, ठीक है नी। और उसने ये कह दिया बीच में कि यहां से फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 5% यहाँ से यूनिट्स लॉस हो गए, यहाँ से जाएंगे, जो मटेरियल कॉस्ट है वो 5% जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। अगर 5% रिड्यूस हो जाएगी तो फिर किस पे ले जाएंगे इसको, 95 पर ले जाएंगे, फिर किस पे ले जाएंगे इसको, 95 पर ले जाएंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, तो अगर इसके साथ साथ उसने प्रोडक्शन वॉल्यूम को चेंज करना हो, 95% पे करना हो, 90 पे करना हो, तो वो भी हम कर सकते हैं, ठीक हो गया। आ जाए यहाँ पे आ जाए, ये मटेरियल कॉस्ट में हो सकता है। अब तीन चीजें हमारे पास, यूनिट प्रोड्यूस की कहानी सुना चुका, रॉ मटेरियल रेट के साथ साथ क्या हो सकता है, और रॉ मटेरियल की जो क्वांटिटी है इसके साथ क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो रॉ मटेरियल रेट के बारे में पहले बात कर लेते हैं। अच्छा जी, रॉ मटेरियल के साथ आ जाए, रॉ मटेरियल के साथ साथ क्या हो सकता है, नंबर 1, रॉ मटेरियल इज अफेक्टेड बाय, ये क्या है, ये ₹200 पर केजी है, ये ₹200 पर केजी, ये रेट चेंज हो सकता है। कैसे चेंज हो सकता है, इज अफेक्टेड बाय दो तरह से। नंबर 1, या तो इन्फ्लेशन आ जाए, या तो इन्फ्लेशन आ जाए, या तो हमें बल्क क्वांटिटी डिस्काउंट मिल जाए। ये रेट कैसे बदलेगा, ये 200 जो है, आपको पता है 200 नहीं होगा ना, अगर हमें बल्क क्वांटिटी डिस्काउंट मिल गया 200 नहीं रहेगा, 190 पे निकल जाएगा ये तो, अगर 5% डिस्काउंट मिल गया तो या तो इन्फ्लेशन से कम ज्यादा हो जाएगा, डिफ्लेशन इन्फ्लेशन से कम ज्यादा हो जाएगा, या तो किसी होगा बच्चों बल्क क्वांटिटी डिस्काउंट से हो जाएगा। यहां तो कोई मसला, मटेरियल क्वांटिटी पर यूनिट में क्या मसला आ सकता है, मटेरियल की क्वांटिटी पर यूनिट में वो क्या क्या चेंजिंग करवा सकता है और वो क्या क्या गेमें आपके साथ खेल सकता है। तो मटेरियल क्वांटिटी में
नंबर 1, वो यहाँ से कन्वर्जन करवा सकता है। क्या कर सकता है? क्वांटिटी में कन्वर्जन करवा सकता है। वो आपको ग्राम दे देगा, किलोग्राम में कन्वर्ट करवा देगा, मिलीलीटर से लीटर में कन्वर्ट करवा देगा। ठीक है, तो यहाँ से कन्वर्जन करवाएगा। चैप्टर 0 में हमने कन्वर्जन सीखी हुई है। ठीक है, तो मटेरियल की क्वांटिटी है, क्वांटिटी किस में होती है नॉर्मली? केजीज में होगी, और लिक्विड बनाए तो लीटर्स में होगी, और क्वांटिटी किस में हो सकती है? बस इसी होगी, है ना। अगर वुड देखें तो वुड की क्वांटिटी क्या होगी? मीटर, सेंटीमीटर, स्क्वायर फीट। लेदर का रॉ मटेरियल वो स्क्वायर फीट में होगा उसकी क्वांटिटी। ठीक है, क्या ख्याल है? समझ आ रहा है? तो वो क्या करेगा? केजी को ग्राम में कन्वर्ट करवा लेगा। हो सकता है केजी ग्राम में कन्वर्ट। 2 केजी है, तो कितने ग्राम बनेंगे? 2000 ग्राम बनेंगे। अगर केजी को ग्राम में लेके जाना है तो क्या करेंगे? अगर केजी को ग्राम में लेके जाना है तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे। और अगर ग्राम को केजी में लेकर आना है तो क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय 1000। जितना मैंने बारीक लिखा ना, तो उम्मीद है कि नजर ही नहीं आना। नहीं नजर आ रहा ना एजाज भाई? नजर आ रहा है? ये बहुत निक्कू सा लिखा हुआ है मैंने। जूम कर दें इसको, कर लो। ठीक है जी, तो भाई पहला मसला क्या आ सकता है कि वो आपको किलोग्राम दे देगा, और हो सकता है कि मटेरियल ग्राम में लगना हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल फार्मास्यूटिकल में जब मेडिसिन बनती है तो उसका ज्यादा मटेरियल किस में होता है? ग्राम्स में ही होता है। ठीक है नी। तो अगर हमने किलोग्राम से ग्राम में जाना है तो मल्टीप्लाई बाय क्या हो रहा होता है? 1000 हो रहा होता है। ठीक है जी। और अगर हमने ग्राम से वापस आना है तो हम क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। क्लियर हो गया? अच्छा, और क्या हो सकता है इसके अलावा? लीटर से मिलीलीटर तक जा सकते हैं। ठीक है, और क्या हो सकता है? सेंटीमीटर से मीटर तक जा सकते हैं। बाकी आप जो भी है, बस ठीक है, हिंट देना था। मटेरियल की क्वांटिटी में वो ये चेंजिंग करवा सकता है। क्लियर हो गया? अच्छा, और मटेरियल की क्वांटिटी में क्या हो सकता है? अब मटेरियल की क्वांटिटी में मटेरियल का लॉस हो सकता है, रॉ मटेरियल का लॉस हो सकता है ड्यूरिंग दी वर्क इन प्रोसेस, ड्यूरिंग दी प्रोडक्शन प्रोसेस। ऐसे ही है। सो मटेरियल लॉस होगा ड्यूरिंग प्रोडक्शन प्रोसेस। इसमें फर्दर क्या हो जाएगा? आगे मटेरियल लॉस आ जाएगा। रॉ मटेरियल लॉस, या वेस्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन प्रोसेस। ये जो रॉ मटेरियल का लॉस ही हमने दो तरह से कैलकुलेट करना सीखा हुआ है। एक आसान वाला तरीका जिसमें एक लॉस परसेंटेज होती है, दूसरा जिसमें 2 रेट गिवन होते हैं। वो कहता है कि पहले जो लॉस हो रहा था वो 10% हो रहा था, अब एफिशिएंसी आ गई, एफिशिएंसी की वजह से अब लॉस 10 नहीं 5% होगा। याद है? तो यहां पे हमारे पास 2 केसेस आ गए। पहला वाला केस तो कॉमन है, उसमें इतना मसला नहीं। दूसरे वाले केसेस में बच्चों का मसला आता है। अच्छा जी, वन रेट इज गिवन। अगर एक रेट आपके पास गिवन होगा तो क्या करते हैं फिर? अगर एक रेट गिवन हो तो क्या करते हैं जी?
इनपुट होगा, यहां से लॉस करेंगे और यहां से हम आउटपुट पे चले जाएंगे। कोई मसला? एग्जाम्पल छोटी सी कर लेते हैं। इनपुट 200 kg है, लॉस बताएं, 10% ही लॉस कर लें। 10% लॉस हो गया तो कितना आ गया? 180 आ गया। ठीक है, और अगर वो कह दे कि रिक्वायर्ड मटेरियल 180 है, अगर वो ये कह दे कि ये फाइंड कर लो, रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल 180 है, तो अब क्या करेंगे? और 10% लॉस है और ये उसने पूछ लिया, तो ग्रॉसिंग करके वापस आ जाएंगे। तो ग्रॉसिंग कैसे होगी इसकी? ये 180 किससे बड़ा हुआ है? 180 किससे बड़ा हुआ है? तो हमने कहाँ पे जाना है? 100 पे, तो यहाँ से हम यहाँ पहुँच जाएंगे। क्लियर? अच्छा, इफ 2 रेट आर गिवन, अगर वो 2 रेट गिवन कर दे तो क्या होगा? तो क्या होगा? तो एक हमारे पास करंट सिनेरियो होता था, फिर हम कहते थे कि अगर एफिशिएंसी रिवाइज सिनेरियो हो जाए तो एफिशिएंसी क्या होती है। ठीक है नहीं? तो ड्यू टू एफिशिएंसी वेस्टेज रिड्यूस फ्रॉम ड्यू टू एफिशिएंसी wastage reduce from 10% टू किस पे जाएं? 10% टू 5%। ठीक है, कोई कर लें, 5-8 कर लें, क्या फर्क पड़ता है। एफिशिएंसी की वजह से पहले 10% वेस्टेज होती थी, 2 वेस्टेज रेट आर गिवन। अगर 2 वेस्टेज रेट तो नहीं कह सकते 2 वेस्टेज रेट अगर गिवन करते 10% से 5% में चले जाएं, तो इस सिनेरियो में हम क्या करने वाले हैं? चले आए जरा। अब यहां से आपको पता 2 राउंड लगेंगे। पहले करंट सिचुएशन 1 वाला, करंट सिचुएशन रिवाइज करंट सिनेरियो और फिर रिवाइज सिनेरियो होगा। भाई करंट सिनेरियो में क्या होगा? करंट सिनेरियो में ये होता था कि वो हमें आउटपुट गिवन किया करता था। ठीक है नहीं भाई, आउटपुट इतने में बन जाती है, तो हमें ये कोई नहीं पता होता था, और उसने कहा कि 10% लॉस हो रहा है और जो आउटपुट बनता है वो 180 kg से बनता है। ये 180 kg जो है ये पर यूनिट है, यानी कि एक यूनिट को कंप्लीट होने के लिए रिक्वायर्ड जो केजी हैं, जिनकी जरूरत है, जिनसे वो बनेगा, वो 180 है। 180 kg लगेंगे तो वो एक यूनिट पूरा बनेगा। ठीक है, और ये 10% के लॉस है। अगर ये 10% के लॉस है तो अगर हम यहां से बैक जाएं, पीछे जाएं, तो क्या आएगा आंसर? ऑब्वियस बात है 200 kg आएगा, तो क्योंकि 200 से कहानी स्टार्ट की हुई ना हमने। अब उसने कहा रिवाइज सिनेरियो आ गया। रिवाइज सिनेरियो उसने ये कहा कि अब जो पहले 10% लॉस होता था, अब वो 10% नहीं होगा, वो 5% होगा। वो क्या होगा? 5% होगा। मेरी बात समझ आ रही है? अच्छा, वो 5% होगा। अगर वो 5% होगा तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे वाला आउटपुट है ये तो सेम रहेगा, ये तो कॉपी करनी है, ये तो अपने कॉपी उठा के कॉपी करना है। तो ये तो 180 kg पर यूनिट, ये तो हमारे पास यही रहेगा। ठीक है, क्योंकि 180 kg पर यूनिट उसको क्या लगते हैं? बनने में लगते हैं। ठीक है। अच्छा, तो अब रिवाइज यहां से करूंगा, यहां से रिवाइज करें तो फिर ये वाला कितना बनता है? ये कितने में बड़ा हुआ है? ये कितने में बड़ा हुआ है इसका? ये 90 में बड़ा हुआ है। ये देखें, ये 90 में बड़ा हुआ था, ये 90 में बड़ा हुआ है।
ये किस पे पड़ा हुआ है? ये 90 पड़ा हुआ है। अगर 5% लॉस करूंगा तो इनपुट अब कितना यूज हो रहा है मेरा? 95% इनपुट यूज हो रहा है मेरा। पहले 100% यूज करके 100% यूज करके मैं यूनिट्स बनाया करता था। अब 95% मटेरियल यूज करके हम क्या करेंगे? आउटपुट बना लेंगे। 100% यूज करने की जरूरत नहीं है, 5% बच जाएगा हमारे पास, वो कहीं और इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, तो यहां से 95% वाला ये हमें फाइंड करना है, तो क्या कर लेंगे? यहां से ग्रॉसिंग कर लेंगे। अच्छा, इसका मतलब मैंने ये तो नहीं कह दिया कहीं पे, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन, ये तो नहीं कह दिया कि 95 इनपुट यूज करेंगे, 5% लॉस करेंगे तो ये 90 बन गया। हालांकि इनपुट तो होता ही 100 पे है, तो इनपुट 95 कहां से आ गया? कंफ्यूजन आ रही है? इनपुट किस पे पड़ा होता है? 100। भाई 100 पर ही है, जब शुरू में था 100 पर ही था, 100 पर ही था। जरा आंसर बताएं क्या आता है इसका? 180 किस पे पड़ा हुआ है? 90 पे। मुझे जाना है 95 पे। आंसर बताएं क्या आता है? 190। अब मसला ये है, 190 यहां से आ गया। अब ये है, अब कह सकते हैं कि इनपुट हमेशा ही 100 पर होता है? नहीं, स्टार्टिंग में इनपुट हमेशा 100% पर होगा, स्टार्टिंग पर हमेशा 100% होगा। जो रिवाइज्ड होगा वो मोर देन 100 भी हो सकता है, लेस देन 100 भी हो सकता है, यानी दोनों केसेस किए हुए। मेरी बात समझ आ रही है? क्लियर? भाई अगर एफिशिएंसी है ना, अगर मैं 10 से 15 पे चले जाऊं तो वो 190 नहीं आएगा, वो 210 के ऊपर निकल जाएगा। बात समझ आ गई? रिवाइज मोर देन 100 भी हो सकता है और लेस देन 100 भी हो सकता है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? और अगर समझाने के लिए कह रहा हूं, तीसरा रिवाइज केस आ गया। एफिशिएंसी ने, ये क्या था? एफिशिएंसी थी। ये रिवाइज क्या था? ये एफिशिएंसी थी। और अगर मैं एक और रिवाइज केस बनाऊं, और रिवाइज केस कौन सा होगा? इनएफिशिएंसी वाला। तो जल्दी जल्दी बना दे, क्या बनेगा? जल्दी जल्दी बना दे, क्या बनेगा? इनएफिशिएंसी आ गई। भाई लॉस जो है वो 15% में निकल गया, और ये 180 kg पर यूनिट, इस पे तो मटेरियल बनना ही बनना है, जो कि 90% में बढ़ा हुआ है, क्योंकि ये अपने ओरिजिनल मटेरियल के 90% पर आया, तो वही हम थ्रेशोल्ड लेंगे। तो अब अगर मुझे ये चाहिए तो आप क्या करेंगे? 180 किस पे बढ़ा हुआ है? बोलो बच्चों, 90% पे बढ़ा हुआ है, 90 पे बढ़ा हुआ है। तो अगर 15 यहां पर आ गया और ये 90 बताया, वो वहां पे क्या लिखूंगा? वहां पे क्या लिखूंगा? 105। तो देखें 100 से ऊपर निकल गया हम, ये 100 से ऊपर निकल 105। तो मल्टीप्लाई करेंगे 105। आंसर बताएं क्या इतना आएगा? 210। हालांकि चेक करें, शुरू में हम 200 ले रहे थे, शुरू में हम 200 ले रहे थे। सारी सिनेरियोस क्लियर हो गए? क्लियर हो गए? अब ये बच्चों को दो वाला करता था, हमने दोनों तरफ से हमने इसको हैंडल कर लिया। ठीक है, अच्छा जी, ये तो हमारे पास रॉ मटेरियल की क्वांटिटी में क्या क्या चेंजिंग आ सकती हैं। ठीक है, तो रॉ मटेरियल लॉस, वेस्टेज, इसमें दो मसले हैं। अगर 1 वेस्टेज रेट गिवन कर दे तो क्या होगा, और अगर 2 वेस्टेज रेट गिवन कर दे तो क्या होगा। इसको जल्दी से नज़र मार लें, फिर आगे चलते हैं ज़रा, और देख लें कोई चीज़ अगर रह गई हो इसके अलावा कॉन्सेप्चुअल, तो हम देख लेते हैं उसको। चैप्टर के लिहाज से नहीं चल रहे, सारे चैप्टर होंगे भी नहीं। अभी सारे अभी मटेरियल की डिस्कशन की है, इस तरह लेबर की डिस्कशन आ जाएगी, फिर वेरिएबल की, फिर फिक्स ओवरहेड की, फिर उसके बाद पास पेपर की, किस तरफ चल जाएंगे बस। फिर पहले मैंने सोचा था जो हमारे लेक्चर नोट्स हैं, जैसे कि मैंने शुरू वाला चैप्टर करवाया ना शॉर्ट फॉर्म में, सारे चैप्टरों का इस तरह से आपको रिवीजन करवा दूँ,
फिर मैंने कहा ये तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, ठीक है। क्या हुआ? ब्रेक वगैरह होगी 11:30 से 12:30, 1 घंटे की, उसमें मेरी पीआरसी क्लास है, तब तो मैं आपको क्लास पढ़ा लूँगा, फिर आप लोग ब्रेक कर लेना, फिर आगे दोबारा हम कंटिन्यू कर लेंगे 12:30 से 2 बजे तक, फिर 2 बजे फिर मेरी क्लास है, ठीक है। यहाँ तो कोई मसला है तो ये पूछ लें यार। बस मटेरियल की जो क्वांटिटी है, रेट में इतना मसला नहीं है, क्वांटिटी में जो मसला तो मैंने बता दिया, एक कन्वर्जन का मसला आएगा, दूसरा वो लॉसेस का आपको कर देगा, और लॉसेस में हमने दोनों चीज़ें कवर कर ली हैं। तो अगर वो एफिशिएंट हो तो भी हमने डिस्कस कर लिया, और इनएफिशिएंट हो तो भी हमने वो डिस्कस कर लिया, ठीक है जी। वो लेबर का है, वो लेबर का है, जो उसमें डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं, हाँ वो लेबर का, वो लेबर की एफिशिएंसी का है, वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। चलें लेबर में आ जाए, फिर अगर कोई चीज़ याद है तो कोई नहीं, दोबारा बना लेंगे, कोई मसला नहीं, ठीक है जी। मटेरियल कॉस्ट डन, लेबर की कॉस्ट पे आ जाए जनाब। लेबर कॉस्ट, लेबर कॉस्ट में भी वही मसले हैं जो भी हमने ऊपर मटेरियल में कैलकुलेट किए, ठीक है। तो लेबर कॉस्ट हमारे पास किसके इक्वल होती है? लेबर कॉस्ट इज इक्वल टू लेबर का रेट होगा और लेबर के आवर्स होंगे, आवर्स पर यूनिट्स होंगे, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, सो लेबर कॉस्ट होगी जो कि इक्वल होगी किसके? वेज रेट। किसमें इक्वल होगी बच्चों? वेज रेट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, याद है? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग याद है? वही है, लेबर आवर पर यूनिट। डन हो गया। तो जब ये लेबर आवर पर यूनिट से मल्टीप्लाई हुआ होगा, ये पर यूनिट रेट आ गया होगा, पर यूनिट रेट आ गया होगा, और मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स प्रोड्यूस्ड आ गया होगा। क्लियर हो गया? अब लेबर कॉस्ट में क्या क्या वैरायटी आ सकती है? वैरायटी अबव वाली सेम है, अबव वैरायटी रिमेन सेम, ये वाली। तो ये हम यहां से कॉपी कर सकते हैं। मेरे ख्याल में इसका लेफ्ट क्लिक ही खराब है। पढ़ा? हाँ वो वाला दे यार फिर, ये तो मेरे ख्याल में काम नहीं कर सकता, इसलिए तो ये परे पड़ा हुआ था, दूध पड़ा हुआ था। किसके साथ चिपका हुआ? जाके चिपका हुआ तो बहुत अच्छा बात है, इसको दे दो मुझे।
ये सारा किधर गया? ठहरे जरा, इसको ऑफ कर ले। चलो शुक्र है वापस आ गया ये। मैं क्या चाहिए ना, छुट्टियां मनाने चला गया। अच्छा जी, लेबर कॉस्टिंग में ऊपर वाला सेम आएगा। ओके नाउ बेटर। अच्छा जी, ये हमारे पास सेम आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। अच्छा जी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओल्ड लेबर कॉस्ट आ जाएगी, और बस की सब कुछ रिमेन सेम रहेगा। ओल्ड लेबर कॉस्ट, ओल्ड लेबर कॉस्ट रिमेनिंग ऑल सेम, ठीक है। फिर आ जाएगा वेज रेट, वेज रेट, ठीक है। जब हम वेज रेट की बात करेंगे तो ये भी हो जाएगा सेम, इसी के ऊपर जाएगा, इज अफेक्टेड बाय, या तो इन्फ्लेशन आ जाएगी, और यहाँ पे डिस्काउंट रेट आएगा। क्या ख्याल है? तो यहाँ पे डिस्काउंट नहीं आएगा, तो हो सकता है ये वेज रेट जो है ये इफेक्ट हो जाए सिंपल इन्फ्लेशन से। सिंपल किससे? अफेक्टेड बाय, अफेक्टेड बाय इन्फ्लेशन। तो सिर्फ यहाँ से ये इन्फ्लेशन से क्या हो जाएगा, अफेक्ट हो जाएगा। डन हो गया। अच्छा ये हमारे पास हो गया। और टोटल लेबर कॉस्ट, चलिए ये एंड में टोटल लेबर कॉस्ट। फिर ये लेबर कॉस्ट में ये वैरायटी आ गई, ये वैरायटी की तीसरी वैरायटी लेबर कॉस्ट कैसे आएगी। आपको पता है लेबर कॉस्ट तीन तरह से आती है। टोटल लेबर कॉस्ट, यही है ना, ये लेबर टोटल लेबर कॉस्ट है ना, टोटल लेबर कॉस्ट, ये तीन तरह से आती है, बता सकते हैं? मतलब तीन चीजें इसमें ऐड होती हैं तब जाकर टोटल लेबर कॉस्ट बनती है। वेल डन, बहुत अच्छे, शाबाश। बेसिक वेजेस आती हैं, और ओवर टाइम, ओवर टाइम का बोनस आता है। बेसिक वेजेस में बोनस आता है, और बोनस किस में होता है हमारे पास? ओवर टाइम में होता है। और टाइम सेव बोनस होता है। ओवर टाइम का बोनस नहीं होता, वो ओवर टाइम तो प्रीमियम पे होता है। बेसिक वेजेस आ जाएंगी, प्लस ओवर टाइम आ जाएगा, और टाइम सेव्ड बोनस आ जाएगा, टाइम सेव्ड बोनस आ जाएगा। ये तीन चीजें यहां पे हमारे पास आ जाएंगी। क्लियर हो गया? ये टोटल लेबर कॉस्ट हमारे पास आ जाएगी। क्लियर हो गया? लेबर के रेट में आपको बता दिया, यही आएगा। आगे लेबर का हमारे पास आ जाएगा आवर पर यूनिट। सो आवर पर यूनिट में एग्जामिनर क्या वैरायटी लगाने वाला है आपसे? तो एग्जामिनर कम से कम 1 2 3 4 वैरायटी यहाँ पे लगाता है लेबर आवर पर यूनिट पर, ठीक है। तो लेबर आवर ये कैसे कैलकुलेट होंगे, और इसमें क्या क्या वैरायटियां लेबर आवर में आ सकती हैं, ठीक है। तो दो तीन वैरायटियां इसमें, तो देखते हैं जरा वन बाय वन करके। अच्छा जी, नंबर वन पे क्या हो सकता है? नंबर वन पे क्या हो सकता है? कन्वर्जन वाला मसला। और ये कन्वर्जन वाला मसला सबसे ज्यादा हम कहाँ पे विटनेस करते हैं? लिमिटिंग फैक्टर में। ये लिमिटिंग फैक्टर में सबसे ज्यादा मसला में करते हैं। तो लेबर में एक ही कन्वर्जन आती है, लेबर में एक ही कन्वर्जन आती है। वो क्या करता है? इंफॉर्मेशन आपको मिनट्स में रखता है। इंफॉर्मेशन क्या रखता है?
मिनट्स में रखते हैं, और मिनट्स में हमने किस में जाना होता है, आवर्स में जाना होता है। तो मिनट्स को आवर में कन्वर्ट करने हैं। मान लो अगर मेरे पास 30 मिनट है, अगर मेरे पास 30 मिनट है, उसको आवर में कन्वर्ट करना है, तो डिवाइडेड बाय 60। ये हिंट याद रखना चाहो तो रख सकते हो। जब छोटा बड़े में कन्वर्ट होगा तो डिवाइड होगा, बड़ा जब छोटे में कन्वर्ट होगा उससे ज्यादा टुकड़े होंगे तो वो मल्टीप्लाई होगा, उसने ज्यादा होना है। बात समझ आ रही है? चलो शुक्र है लगे। कन्वर्जन के बाद दूसरा तरीका, ये अफेक्टेड होता है एफिशिएंसी से। अब इस एफिशिएंसी के ऊपर हमने बात करनी है। ठीक है। लेबर आवर is affected by efficiency. एफिशिएंसी से इफेक्ट होगी, और एफिशिएंसी से इफेक्ट कैसी होगी? मान लें अगर एफिशिएंसी इंप्रूव हो गई, या एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई, या एफिशिएंसी डिक्रीज हो गई। अगर एफिशिएंसी इंक्रीज होगी तो दो काम होंगे। अगर एफिशिएंसी इंक्रीज होगी तो दो काम होंगे जी। दो काम क्या होंगे? मिनिमम टाइम में प्रोडक्शन हो जाएगा, मिनिमम टाइम में प्रोडक्शन हो जाएगा, यानी कि लेबर आवर कम हो जाएंगे, डिक्रीज लेबर आवर। अगर ऐसा नहीं हुआ तो यूनिट्स प्रोड्यूस ज्यादा लग गए होंगे, अगर उतना ही टाइम लगाएं तो। हमने कहा उतना ही टाइम लगाना है, हमने कहा 8 घंटे लगाने हैं। जब वो एफिशिएंट हुए, 8 घंटों वाला टाइम 7 घंटों में हो गया, नंबर ऑफ आवर रिड्यूस हुए। तो हमने कहा नहीं, तुमने 8 घंटे ही काम करना है। तो ऑब्वियसली 7 घंटे में सारा काम हो गया, पर उन्होंने तो 8 घंटे ही काम करना है, तो 1 घंटा फर्दर उनको मिल गया, उसमें एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होगी हमारे पास। तो दो काम होते हैं यहां से, लेबर आवर्स रिड्यूस हो जाएंगे और यूनिट्स प्रोड्यूस ज्यादा हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, और डिक्रीज में इसका रिवर्स कर लेंगे। डिक्रीज में क्या कर लेंगे? इसका रिवर्स कर लेंगे। अब इंक्रीज एफिशिएंसी और डिक्रीज एफिशिएंसी इज अफेक्टेड बाय एफिशिएंसी। एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है और एफिशिएंसी डिक्रीज हो रही है, इसके लिए हमने एफिशिएंसी रेशियो पढ़ी थी, स्टैंडर्ड आवर डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर। तो यहां से एफिशिएंसी को मैयर, हाउ टू मैयर एफिशिएंसी, एफिशिएंसी को मैयर करने के लिए हमने क्या पढ़ा था जी बच्चों? हमने क्या पढ़ा था? एफिशिएंसी रेशियो पढ़ी थी। एफिशिएंसी के रेशियो को पढ़ने के लिए हमने लंबी चौड़ी एफिशिएंसी की कैलकुलेशन की थी, और उसके बाद मैंने आपको याद हो तो मैंने आपको शॉर्टकट एफिशिएंसी वाला सिखाया था। ठीक है, तो मैं आपको शॉर्टकट सिखाता हूं। फुल डिटेल तो हमने क्लास में डिस्कस कर ली थी, वो तो अभी मैं डिस्कस करने वाला नहीं हूं, टॉपिक कहीं और पे निकल जाएगा। इज अफेक्टेड बाय एफिशिएंसी, और एफिशिएंसी मैयर होती है एफिशिएंसी रेशियो से। सो इंक्रीज को मैयर करना है और डिक्रीज को मैयर करना है, तो इनको मैयर कौन करेगा? एफिशिएंसी रेशियो।
एफिशिएंसी रेशियो का फॉर्मूला क्या लिख रहा हूं, जानने की जरूरत नहीं है इसको। एफिशिएंसी रेशियो कैसे कैलकुलेट होती है? एफिशिएंसी रेशियो कैलकुलेट होती है स्टैंडर्ड आवर डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर से। एफिशिएंसी रेशियो कैसे कैलकुलेट होती है? स्टैंडर्ड आवर डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर से। डन हो गया? इसी होती है, पर हम ऐसा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? शॉर्टकट यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे बच्चों? शॉर्टकट यूज करेंगे। अब शॉर्टकट यूज कैसे करना है? तो दो तरीके यहां से हमारे पास आए थे, यहां से दो तरीके हमारे पास यहां से आए थे, इंक्रीज और डिक्रीज में। तो सबसे पहले अगर एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है बाय यूजिंग सिंगल रेट, अगर एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है बाय यूजिंग सिंगल रेट, अगर यहां से सिंगल रेट आ जाए तो क्या करेंगे, और अगर डबल रेट आ जाए यानी कि दो रेट आ जाए कि पहले वाली इतनी थी, रिवाइज वाली इतनी, वो रिवाइज वाला सीन आ जाए, तो फिर हम क्या करेंगे? ठीक है, अच्छा जी, उसको हम साथ में भी डील कर सकते हैं या इसी के नीचे ही ले जाएं। अच्छा जी, पहला वाला सिनेरियो ये है, उसने ये कहा एफिशिएंसी इंक्रीज बाय लेबर एफिशिएंसी इंक्रीज बाय 20%। क्या कहा उसने कि लेबर की जो एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई, वो कितनी इंक्रीज हो गई? 20% जो है वो लेबर एफिशिएंट हो गया। अगर 20% लेबर एफिशिएंट हो गया तो इसका क्या मतलब होगा? इसका क्या मतलब होगा? यानी कि लेबर इंप्रूव हो गया 20%, या तो 20% से टाइम कम हो गया होगा, दूसरा मतलब या तो 20% से प्रोडक्शन ज्यादा हुई होगी। तो अब इसके दो सिनेरियो बना लेते हैं, इसके दो सिनेरियो बना लेते हैं। नंबर वन ये हो सकता है कि उसने हमें लेबर आवर्स दिए हों, ये जो डाटा होगा वैसे मूव करेंगे हम। उसने हमें लेबर आवर गिवन किए हों और लेबर आवर कितने हैं? 8 घंटे हैं। लेबर आवर कितने हैं? 8 घंटे। अगर लेबर आवर 8 घंटे हैं और अब वो एफिशिएंट हो जाएगा, तो अब वो क्या 8 घंटे लेगा? नहीं। तो अब इसका आंसर क्या होगा? जी बच्चों, इसका आंसर क्या होगा? रिड्यूस्ड लेबर आवर, रिड्यूस्ड लेबर आवर जी 8 मल्टीप्लाई बाय 0.8, आंसर इज 6.4, 6.4 आवर आ गया। ये होगा सिनेरियो नंबर 2। ये हो सकता है सिनेरियो नंबर 2 ये हो सकता है कि वो ये कह दे कि पीस वर्क सिस्टम चल रहा है। क्या चल रहा है? पीस वर्क सिस्टम चल रहा है। अगर पीस वर्क सिस्टम चल रहा है तो फिर तो काम करने के पैसे हैं, यूनिट बनाने के पैसे हैं, वक्त गुजारने के पैसे नहीं है। वक्त जितना मर्जी लो यूनिट्स बनाने के। इसका मतलब अगर पीस वर्क सिस्टम है उसने ये कहा कि यूनिट प्रोड्यूस्ड पहले 200 यूनिट प्रोड्यूस किए, अब वो 20% एफिशिएंट हो गया तो 200 से ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर क्या आएगा? इंक्रीज इन आउटपुट, यहां से रिड्यूस लेबर, डिक्रीज इन लेबर आवर था ना,
डिक्रीज इन लेबर आवर था, ये लिख लें। डिक्रीज इन लेबर आवर है तो यहां पर क्या आएगा, इंक्रीज इन यूनिट प्रोड्यूस्ड, इंक्रीज इन आउटपुट, इंक्रीज इन यूनिट प्रोड्यूस, जो मर्जी लिख लें। तो क्या करेंगे, 200 मल्टीप्लाई बाय 1.2 कर देंगे। आंसर क्या आया, 240। ये 240 नई वाले यूनिट्स बन जाएंगे। तो ये एफिशिएंसी हमारे पास आ गया इंक्रीज। डिक्रीज तो भड़का दोगे ना फिर, तो ये तो लेबर एफिशिएंसी इंक्रीज बाय, अगर डिक्रीज कर दे तो कर लेंगे, कोई मसला नहीं है, क्या फर्क पड़ता है। डन हो गया। तो ये हमारे पास आ गया, क्लियर हो गया कि कब आवर डिक्रीज होंगे, कब यूनिट इंक्रीज होंगे, ये डिपेंड करेगा सिचुएशन क्या दी जा रही है आपको। ठीक हो गया। अच्छा, अगर अब आ जाए मुश्किल वाला केस, अगर एफिशिएंसी जो है वो रिवाइज्ड हो रही है, रिवाइज्ड एफिशिएंसी कह लो, या मटेरियल की जगह ये वाला जुमला लिख लो, 2 रेट्स आर गिवन, 2 एफिशिएंसी रेट्स आर गिवन, जो मर्जी लिख लें। जैसे यहां पे था 2 वेस्टेज रेट्स आर गिवन, तो 2 एफिशिएंसी क्या लिख लें, रिवाइज एफिशिएंसी रेट या 2 एफिशिएंसी रेट्स आर गिवन। अगर आपको 2 एफिशिएंसी रेट गिवन कर दिए जाएं तो क्या होगा। 2 एफिशिएंसी रेट का मतलब यह है कि फॉर एग्जांपल 2 सिनेरियो लिख लेते हैं यहाँ पे, 2 एग्जांपल्स करवाता हूँ, दोनों पास पेपर की एग्जांपल्स ले रहा हूं मैं। ठीक है, पहले वाला ये था, उसने ये कहा था कि लेबर एफिशिएंसी, एक हमने जरकन लिमिटेड वाले में पढ़ा था, एक हमने किसमें पढ़ा था, जरकन लिमिटेड वाले में पढ़ा था, कि जो लेबर एफिशिएंसी है वो हमारी इंक्रीज हो रही है, पता नहीं 65% से 5% में था, पता नहीं क्या था, देखना जरा जरकन लिमिटेड वाले में, जरकन लिमिटेड वाले का पहले मुझे बताओ। सिक्सटी 65%, और जुमला सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, ओके उसने लिखा कि प्रोडक्शन एफिशिएंसी, और सिस्टम देखो क्या चल रहा है, कोई बताया भाई कौन सिस्टम है, पीस वेज है। ठीक है, प्रोडक्शन एफिशिएंसी इंक्रीज बाय प्रोडक्शन एफिशिएंसी इंक्रीज बाय कहां से कहां तक था, 65% टू 78%। इस सारी एफिशिएंसी को हमने, अच्छा ये यूनिट्स प्रोड्यूस पे भी आ सकता है, आवर्स पे भी आ सकता है, दोनों में आ सकता है, कोई मसला नहीं है। ऑब्वियस बात है, जब आवर्स कम लगेंगे तो यूनिट्स प्रोड्यूस ऑटोमेटिकली ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे, तो या तो आवर्स कम करो या तो यूनिट्स बढ़ा दो, कोई टेंशन नहीं। अगर सवाल में समझ नहीं आ रही तो जो हो रहा होगा वो कर देना, दोनों का मतलब एक ही। अगर प्रोडक्शन एफिशिएंसी इंक्रीज बाय 65 टू 78%, आपको पता है कि मैंने एफिशिएंसी रेशियोज के साथ आपको कैलकुलेट किया था, पुराना वाला, एक्चुअल वाला, फिर रिवाइज वाला, याद आ रहा है कि मैं दिखा दूं। इसका शॉर्टकट क्या है, चैप्टर कौन सा था ये, लेबर वाला, लेबर जरकन लिमिटेड। इसका फायदा ये होता है सारा कुछ सामने होता है, पहुंच जाते हैं मिनटों में। कौन सा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 7, हाँ ये किया हुआ, ये देखें, ये जरकन लिमिटेड वाला हमने किया था, और ये मैंने करवाया था सारा, ये एफिशिएंसी रेशियो के साथ कैलकुलेट करवाया था सारा, याद है, स्टैंडर्ड आवर एक्चुअल आवर करते करते सारा करवाया। ठीक है, इसका शॉर्टकट क्या लिखवाया था, शॉर्टकट ये लिखवाया था, जो ओल्ड आवर्स होंगे उसको मल्टीप्लाई करवा दें पहले वाली रेशियो से और डिवाइड करवा दें दूसरे वाले रेशियो से, तो वही रिजल्ट आ जाएगा जो एफिशिएंसी रेशियो लगा लगू के सारा कुछ करके आएगा आंसर। क्लियर हो गया। और ये ओल्ड आवर कैसे आएंगे, हो सकता है कि ओल्ड आवर बनाने पड़े
ये यूनिट्स पुराने वाले, और एक यूनिट बनाने के लिए 1.5 आवर पर यूनिट लग रहा है, तो यहाँ से ओल्ड आवर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट अब ये लिखने लगा शॉर्टकट से, शॉर्टकट एग्जाम में ये जाएगा, एफिशिएंसी अगर इंक्रीज हो जाए। डन हो गया। और एक यही वैरायटी आई थी, एक यही वैरायटी आई थी एक और वाले सवाल में, ये वाली रिड्यूस स्टैंडर्ड टाइम, एक वैरायटी यहां पे यही थी, किधर गया, इट वुड बी इंप्रूव लेबर एफिशिएंसी फ्रॉम 65 टू 80। अच्छा, जरकन में क्या था, 65 टू 78, और यहां पे क्या 65 टू 80%, दोनों याद है, दोनों याद है। अच्छा, अब यहां पे आ जाए, इस वाले सवाल में, ये सवाल कौन सा था, जी लिमिटेड वाला था, स्प्रिंग 13 वाला। इस वाले सवाल में एफिशिएंसी में क्या वैरायटी लगी, सेम लगी, दोनों में लगी। तो दोनों की वैरायटी का अगर मैं टोटल निकालूं तो ये क्या होगा, पुराने वाले आवर्स आएंगे, पुराने वाले आवर्स आएंगे, 65% को क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करवा दूंगा, और 80 को क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा, तो ऑटोमेटिकली नया वाला आंसर आ जाएगा। अब जब मैंने इसका शॉर्टकट लगाया तो शॉर्टकट में देखें, ये हमारे पास 25,000 यूनिट से 4 आवर पर यूनिट था, तो टोटल हमारे पास 1 लाख घंटे निकले पुराने वाले। मेरी बात समझ आ रही है। अब जब उसमें एफिशिएंसी का रेशियो लगाया तो एफिशिएंसी की रेशियो चेक करें क्या लगी हुई है, ये वाला, ये फैक्टर है सिर्फ एफिशिएंसी वाला। 65 मल्टीप्लाई हुआ, 80 क्या हुआ, डिवाइड हुआ, तो फिर ये वाला 80 कहां से आ रहा है, फिर ये एफिशिएंसी, इसका एफिशिएंसी से ताल्लुक नहीं है, एफिशिएंसी सिर्फ ये लगी हुई है। ये तो ये लिखा हुआ है, ये तो एरो चेक करना ध्यान से, ये वाला एरो कहां आ रहा है, यहां पे आ रहा है, इस वाले जुमले पे, ये वाला, ये 20% है। कहते हैं द प्रपोजल इज एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस टाइम फॉर मेकिंग ईच यूनिट, कहता है प्रपोजल ये है, एक यूनिट का स्टैंडर्ड टाइम रिड्यूस हो गया 20% से। अगर स्टैंडर्ड टाइम 20% से रिड्यूस हो गया तो भाई 80% ही बचना फिर, तो ये 80% स्पेशल केस आ रहा है सेंटेंस की वजह से, वरना एफिशिएंसी तो वही है जो हमने पहले सीखी हुई है। क्या मेरी बात समझे? चलो तो जल्दी से ये लिख लेते हैं। अच्छा जी, क्या लिख रहे थे हम, प्रोडक्शन एफिशिएंसी इंक्रीज बाय 65 टू 78%, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा जी, इसका आंसर क्या आएगा, ओल्ड आवर मल्टीप्लाई बाय 65% डिवाइडेड बाय 78%। क्लियर? और अगर ओल्ड आवर ना आए तो यहां से आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग याद आ जानी चाहिए। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के लिए कोई मसला नहीं है, अगर ओल्ड आवर नहीं आ रहे तो बना लेते हैं एक्चुअल यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय आवर पर यूनिट, एक्चुअल यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय आवर पर यूनिट, तो बना लेते हैं, कोई मसला नहीं है। किधर गया, किधर गया, ओल्ड आवर ना आए तो कैसे बनेंगे, एक्चुअल यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय लेबर आवर पर यूनिट, तो ये देखें यूनिट यूनिट से कैंसिल हो जाएगा, तो लेबर आवर हमारे पास यहां से डन हो गया 65 टू 75। और दूसरी भी लिख लें या समय लग गई है आपको, दूसरी भी लिख लें, समय लगी है, दूसरी भी लिख लें, समय लगी है, ठीक है। चल, ये हमारे पास था कि अगर हमारे पास एफिशिएंसी लेबर के केस में आ जाए तो यहां तक देख लें यार, कोई मसला, यहां तक केस में कोई मसला। अच्छा, मटेरियल में एक केस मुझे भी याद आया, एक और आया केस, यहां पे आ जाए जरा, मटेरियल वाले में 2 रेट आर गिवन, ये मटेरियल था ना। अच्छा, अगर मेरे पास 3 रेट गिवन हो जाए, याद है मैंने आपको 3 रेट वाला भी एक केस करवाया है, पर वो एफिशिएंसी वाला, वो लॉस वाला, वो ट्रांजिट वाला, ट्रांजिट लॉस वाला केस था। 3 रेट्स आर गिवन, ट्रांजिट लॉस वाला केस था, मैं आपको याद करवाता हूं आपको। 3 रेट्स आर गिवन, अगर वो मुझे 3 रेट गिवन कर दे, अब ये 3 रेट वाली कहानी आपको ना समझ नहीं आने वाली,
ठीक है, तो इसके लिए डायग्राम बना लेते हैं छोटी सी। अगर 3 रेट गिवन करें, 3 रेट गिवन करने का मतलब क्या? नंबर 1 फॉर एग्जांपल, ये मैंने करवाया था क्लास में क्वेश्चन, नहीं वो ट्रांजिट लॉस जिसमें हो जाता है, ट्रांजिट लॉस हो जाता है ना, अभी अभी तो याद आ जाएगा अभी आप लोगों को। रॉ मटेरियल परचेज किया और उसको लेकर आए, रास्ते में ज़ाया हो गया कुछ, और फिर प्रोडक्शन किया, प्रोडक्शन में फिर ज़ाया हो गया, तो ये वो वाला केस है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जामिनर ने पूछा कि बताएं इसका आंसर क्या है। एग्जामिनर ने क्या पूछा? मटेरियल कॉस्ट तो आपको पता है इनपुट के ऊपर होती है ना, जो मटेरियल परचेज करूंगा उसी के ऊपर मटेरियल कॉस्ट कैलकुलेट होती है। क्लियर? तो ये तो हमारे पास आ गया रॉ मटेरियल परचेज्ड, और आपको पता है ये जो रॉ मटेरियल परचेज्ड होगा यही तो हमारे पास क्वांटिटी होती है। ठीक है, अच्छा हुआ कुछ ये, एग्जामिनर ने कहा कि हमारे पास ट्रांजिट लॉस हो गया, ट्रांजिट लॉस 15% हो गया। ये वही वाली एग्जांपल है जो हमने क्लास में की थी, वही वाली एग्जांपल ले रहा हूँ ताकि आपको कंसेप्ट याद आ जाए। रॉ मटेरियल परचेज किया, उसको गोडाउन तक लाते लाते बिजनेस प्रेमिसेस लाते रहते 15% वो हमसे ज़ाया हो गया। ठीक है, तो फिर ये रॉ मटेरियल हमारे पास आ जाएगा केजी में, ये रॉ मटेरियल केजी में ये अवेलेबल है, ये अवेलेबल है। अगर आपको वो याद हो लिमिटिंग फैक्टर, रॉ मटेरियल अवेलेबल, ये हमारे पास अवेलेबल है, इतना अवेलेबल है। तो इसको अगर हमने यूज करना आगे, तो जब इसको प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज करेंगे तो 8% फर्दर लॉस हो जाएगा, ये वर्क इन प्रोसेस का लॉस हो गया। तो रॉ मटेरियल यूज्ड, रॉ मटेरियल यूज्ड, ऊपर मैंने भी रॉ मटेरियल यूज पहले भी लिखा हुआ था कहीं पे, ठीक है जी, रॉ मटेरियल यूज, ये रॉ मटेरियल यूज इतना हुआ। ठीक है, अच्छा अब सिनेरियो कुछ ये है कि फॉर एग्जांपल ले ले, सिनेरियो कुछ ये है ये जो रॉ मटेरियल हम यूज करते हैं ना, फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने वहां पे एग्जांपल ली थी केक बनाते हैं। ठीक है, ये जो रॉ मटेरियल यूज करते हैं ये एक केक बनाने में हमारे पास एग्जांपल दे रहा हूं 1500 ग्राम मटेरियल लगता है, 1500 ग्राम पर केक है, 1500 ग्राम पर केक है। 1500 ग्राम पर केक है ना, 1500 ग्राम कम लगना ना 1500 ग्राम को ज्यादा करना, हमने 1500 ग्राम एग्जैक्ट चाहिए। अगर 1500 ग्राम एग्जैक्ट चाहिए तो एग्जामिनर ने यहां से पूछा बताओ ये मटेरियल परचेज कितना होगा। अब मुझे यहां से रिवर्स बैक जाना है, तो कुछ बच्चों ने कैसे किया था, 15 और 8 दोनों को ऐड किया था, 15 और 8 दोनों को ऐड किया था। इसको 8 कर लो, 8 रहने दो, सीधा कर लेते हैं हम, इसको 5 कर लो, जरा आपके लिए जरा गलत करना आसान हो ना। तो 5 और 15 आप क्या करोगे, 20, क्या करोगे 20, तो आप क्या करोगे 1500 तुम पड़े हुए 80 पे, मुझे ले जाओ 100 पे, तो ऐसे ही करोगे ना। टोटल लॉस कैलकुलेट करोगे कितना हुआ, 15 और 5 20, तो आप क्या करोगे डिवाइडेड बाय 0.8 कर दोगे या डिवाइड बाय 80 मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे, जो कि गलत हो जाएगा। और इसका मैंने ट्रिक क्या सिखाया था, आपने 1 बाय 1 आना है, आपने क्या करना है 1 बाय 1 आना है। पहले यहां से मूव करेंगे, यहां तक आएंगे,
इसके मुकाबले में वो करेंगे तो वो 100 लेना है। तो अब बताएं इसके मुकाबले में ये 5% लॉस हो तो ये कितने पड़ा हुआ है? 95 पे। किससे पड़ा हुआ है? 95 पे। बात समझ आ रही है? तो हम ये कहेंगे 1500 तुम 95 पर हो, हमें कहां तक ले जाओ? 100 तक ले जाओ। तो हम यहां से यहां तक आ जाएंगे। जी कितना आंसर आता है? 1.1579 ग्राम रह गया। डन, यहां से यहां तक। अब इसके मुकाबले में अब यहां से बैक चलेंगे और फिर ये वाला कहीं जाकर मेरा आंसर आएगा। अब इसके मुकाबले में वो 100 लेना है। तो अब ये किससे बड़ा हुआ है? 1579 किस पे बड़ा हुआ है? अब ये 85 पे बड़ा हुआ है। तो करेंगे 1579 तुम 85 पर हो, हमें 100 तक ले जाओ। तो ये जाके कहीं पर हमारे पास आंसर आएगा। ये तब करना है अगर आपके पास 3 रेट वो गिवन कर दे तो आप ये वैरायटी लगाओगे। किधर गया? अच्छा जी 1579 हो गया। फिर 1579 तुम पड़े हुए 15% लॉस के बाद तुम पड़े हुए 85 पे और हमें पहुंचना है 100 पे। तो फिर हमारे पास ये वाला आंसर आएगा। कितना आता है? 1858। और इसकी लॉजिक क्या बताई थी? अब 1858 का 15% लो जरा। लो लो लो। अगर सोचो यहां से रिवर्स चले तो क्या 1500 वापस आता है? 1858 का 15% ले लिया। अब उसका दोबारा 95% ले तो 1500 आ जाएगा। नहीं आता तो गलत हो गया। नहीं आएगा तो हमसे गलत हो गया है। 1500 रिवर्स जाए। 1500 आ रहा है? हाँ के अलावा के पास कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ आ रहा है, आना चाहिए इसको। डन हो गया। चलें, ये मटेरियल का केस बस मैक्सिमम डन हो गया हमारे पास। ठीक है, लेबर का केस भी मैक्सिमम डन नहीं हुआ अभी। अभी तो लर्निंग कर भी आना है। चलो टू एफिशिएंसी वाली बात क्लियर हो गई। टू एफिशिएंसी वाली बात क्लियर हो गई। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास लेबर में लर्निंग कर्व का इफेक्ट रह गया, लेबर की वेस्टेज भी रह गई। अच्छा, ये लेबर जो एफिशिएंसी है ना, ये हेलो बच्चों, ये लेबर की जो एफिशिएंसी है इसमें वेस्टेज भी कवर कर सकते हो आप। वेस्टेज वाला पॉइंट कवर करवा देता हूं, यहां पर आ जाए। ठीक है, तीसरा केस आ जाए यार। पहला वाला केस कन्वर्जन डन बच्चों, एफिशिएंसी वाला डन बच्चों। अब तीसरा वाला आ जाए, वेस्टेज वाला, लेबर टाइम वेस्टेज आ जाए। अच्छा, लेबर टाइम वेस्टेज में हमारे पास क्या आ गया? नंबर 1, ये वाला 2 सिनेरियोज आ जाएंगे। अगर 1 रेट गिवन हो, 2 रेट गिवन हो, ठीक है, और 3 रेट गिवन हो, ये सेम सिनेरियो रिपीट होगा। सेम सिनेरियो रिपीट होगा। क्लियर? सेम एज मटीरियल लॉस केस, सेम एज मटीरियल लॉस केस, जैसे कि ये वाला। और अगर इनपुट की जगह लेबर आवर के इनपुट ले लूं और आउटपुट, ठीक है, लॉस होगा, वहां पे क्या आ जाएगा? आइडल टाइम आ जाएगा। वहां पे क्या आ जाएगा? आइडल टाइम आ जाएगा। बात समझ आ रही है बच्चों? अच्छा जी। हम्म किसमें? मटेरियल की वेस्टेज में एफिशिएंसी कितनी होती है, मुझे ये बता। मटेरियल एफिशिएंट कब होगा? मतलब एक मटेरियल था, वो कीमती हो गया पड़ा पड़ा।
मटेरियल की वेस्टेज होगी ना, मटेरियल की एफिशिएंसी तो नहीं होगी ना, वो मटेरियल वेस्टेज करवा चुका हूँ मैं, ये करवाया ना, वो तो ज़्यादा मटेरियल वेस्टेज करवा चुका ना, 10% से 5% ये करवा गया ना, ये तो हो, हाँ तो ये तो हो गया। पहले 10% था, एफिशिएंट होगा तो 5%, अगर इनएफिशिएंट होगा तो 15% निकल जाऊंगा, ये केस करवा चुका हूँ मैं। अच्छा, इसका शॉर्टकट भी था, करवाया था मैंने। अच्छा दिखा मुझे, मेरे दिन में नहीं अभी आ रहा। अच्छा, तो पहले वाले को मल्टीप्लाई कर देना, दूसरे वाले को डिवाइड कर देना, इसमें भी यही है ना? ठहर मैं जरा वेरीफाई कर लूँ जरा, कैलकुलेटर दे जरा। अगर तो ये लग गया तो कमाल ही हो जाएगा, फिर तो यशी मारेंगे फिर। 189, ये 190 है ना, आपने 90 लिखा हुआ है ना? ये 190 ना बच्चों? ठीक है यार, ये काम कर गया, पर ये इतना एग्जैक्ट नहीं फिट बैठेगा, थोड़ा बहुत इसमें आना नहीं चाहिए एरर। अच्छा, थोड़ा बहुत इसमें ना एरर आएगा, ठीक है, तो वो संभाल लेना। अब इस वाले का शॉर्टकट बताता हूं, 10% to 5% का शॉर्टकट बताता हूं। करना क्या है, लेबर में क्या होता था, गिवन परसेंटेज को मल्टीप्लाई और दूसरे वाले को डिवाइड करवाता था, है ना? लेबर में तो ये ऐसा होता था। मटेरियल के केस में भी ऐसा ही होगा, पहले वाला होगा मल्टीप्लाई, लेकिन 90% से, दूसरे वाला होगा डिवाइड ही, लेकिन 95 से, यानी कि 0.95 से, 0.95 से। तो एग्जैक्ट आंसर आपके पास ये 190 आ जाएगा इन केस ऑफ ये वाला केस। जैसा कि अगर हम इसको टेस्ट करें, तो इनपुट कितना था 200, मल्टीप्लाई कर दें 0.9 से और डिवाइड कर दें 0.95 से, तो एग्जैक्ट आंसर 190 नहीं आता, कितना आंसर आता है 189.47, कितना आंसर आता है 189.47 आता है, यानी कि थोड़ा बहुत फर्क आता, हालांकि इसको आना चाहिए क्या 190, यहां पे रिजेक्ट आया था, हाँ, तो यहां पे जरा 190 आ रहा है, यहां पे 189.47 आ रहा है, तो कोई मसला नहीं है, इतना कोई खास ज्यादा वाला फर्क नहीं है, थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, इतना तो हमारा राउंडिंग का डिफरेंस आ जाता है। तो आप ये वाला शॉर्टकट भी लगा सकते हो, ठीक है। नहीं होता ना, 5 से कम है, 5 से ऊपर हो तो इजाजत होती है कि राउंड ऑफ हायर पे करते हैं। ये 0.47 है ना, 5 से भी कम है, ठीक है, बोला ठीक है, ये कर लो, इजाजत है, कर सकते हो, ठीक है। आ जाए जरा आगे, लेबर यार, लेबर करने के बाद ब्रेक लेनी है जरा, ठीक है। लेबर टाइम वेस्टेज के बाद ब्रेक करेंगे, फिर बाकी जो लेबर का रह जाएगा हमारे पास लर्निंग कर वाला, वो करेंगे। बाकी वेरिएबल और फिक्स ओवरहेड वो आसान है भाई, ये मटेरियल और लेबर ही थोड़े खत्म थे, फिर हमारी तकरीबन सारी कॉस्ट की रिवीजन खत्म हो जाएगी ओवरऑल जितना भी था ये, क्योंकि हमने सारे अब इसमें डिसीजन मेकिंग भी है, सीवीपी भी है, ठीक है, इसमें लेबर भी है, मटेरियल भी है, ठीक है। बाकी कुछ स्पेसिफिक रह जाएगी, वो इंशाल्लाह रिसेंट टाइम के हम पास पेपर कर लेंगे, वहाँ से हमारे पास हो जाएगी। इस बार मुझे याद करना है, वो करवाना है मैंने वाला मिहेंटी लिमिटेड वाला क्वेश्चन, ठीक है, लेबर के बाद वो करवाएंगे। लेबर टाइम वेस्टेज पर आ जाए, तो लेबर टाइम वेस्टेज में जो हमने किया उसमें मटेरियल में वैसे सेम होगा, ठीक है। तो 3 केसेस के बन जाएंगे हमारे पास, सिंगल रेट गिवन, 2 रेट आर गिवन, दोनों के दोनों सिनेरियो आ जाएंगे हमारे पास। थोड़ा टाइम और होगा, किस जब होगा नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह सोचेंगे, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वाले लेबर वाली वैरायटियाँ इसमें डाल तो हैवी नहीं हो जाएगा। अगर हम वेरिएंसेस भी साथ डिस्कस करना शुरू कर दें तो, या वो अलग ही रख लें डिस्कशन में,
जैसे मटेरियल के वेरिएंसेस भी तो है ना, तो जब मटेरियल डिस्कस हो ही रहा है तो साथ उसके वेरिएंसेस का भी जिक्र हो जाए, मटेरियल यूजेज वेरिएंस क्वांट नहीं कि बस या उनको अलग ही पढ़ लिया जाए वहां जाके, अलग ही मटेरियल मटेरियल ही हो जाएगा फिर तो। अच्छा जी, रेट इज गिवन पे आ जाए। अगर वो सिंगल रेट गिवन करेगा तो सिंगल रेट गिवन करेगा तो कोई मसला नहीं है। तो सीन क्या होगा अगर सिंगल रेट का गिवन होगा, इनपुट आउटपुट, और क्या था बच्चों, इनपुट और फिर आउटपुट होता है हमारे, ये सिनेरियो होता है हमारे पास। लेबर केस में इनपुट क्या होगा, लेबर आवर पेड, लेबर आवर पेड, पैसे इसके मिलने हैं इसलिए मैं इसको इनपुट पे रखा क्योंकि पता है कैलकुलेशन कॉस्ट की इनपुट भी होती है, लेबर आवर पेड, फिर माइनस क्या करूंगा, वेल डन। आइडल टाइम, आइडल टाइम उसने कहा था 10% है, आइडल टाइम उसने क्या है, ये तो नहीं नजर आ रहा, लाल वाला करते हैं, माइनस कर दिया आइडल टाइम, और उसने कहा आइडल टाइम 10% है और लेबर आवर पेड 200 kg था, तो यहाँ पे 200 आवर कर लेते हैं, 200 आवर के घंटे, 200 आवर के पैसे मिलने हैं। आइडल टाइम 10% था तो 10% यहां से लॉस माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, लेबर आवर, लेबर आवर वर्क आ जाएगा जी, कितना आ जाएगा 180 आवर। और अगर आपको 180 आवर वर्क गिवन कर दे और कहते 10% आइडल टाइम है तो लेबर आवर पेड निकाल लेंगे, ठीक है। और अगर एफिशिएंसी वाला केस होगा, अब इसके बाद एफिशिएंसी वाला केस आता है, तो एफिशिएंसी वो मैं करवा चुका हूं आपको यहाँ पे। 2 रेट्स आर गिवन, वो 2 रेट्स आर गिवन वाली कहानी किधर गई मेरी, हाँ, सिंगल रेट इज गिवन, सिंगल रेट इज गिवन, ये वेस्टेज के साथ, बस वेस्टेज के साथ यही है, ठीक है। और अगर ये कह दे कि, अगर वो ये कह दे कि पहले आइडल टाइम 10% था अब 8% रह गया, तो कोई मसला नहीं है। 2 रेट्स आर गिवन, अगर 2 रेट गिवन होंगे तो कोई मसला नहीं है, ये वाली सारी कहानी उठा के कॉपी कर लेते हैं। यही होगी ना, क्या ख्याल है आपको, क्या लगता है, मुझे लगता है कि यही कॉपी होगी, आपको क्या लगता है, ये कॉपी होनी चाहिए, हाँ या ना, बोलो बोलो, कि कुछ भी नहीं लगता आपको, कुछ तो बोलो यार, ना ही कह दो यार, कहो नहीं लगता, जो करना कर लो। ठीक है जी, सेम केस रिपीट होगा। अगर उसने कहा 2 रेट्स आर गिवन, फॉर एग्जांपल उसने ये कहा था, अच्छा ये याद रखना, ये मैं एफिशिएंसी की बात नहीं कर रहा, हेलो बच्चों, मैं एफिशिएंसी की बात नहीं कर रहा, एफिशिएंसी वाली वैरायटी नहीं लगानी है यहाँ पे। यहाँ पे उसने ये क्या कहा, आइडल टाइम, उसने ये कहा अगर कह दिया तो आइडल टाइम डिक्रीज फ्रॉम, idle time decrease from 10% to 5%। आइडल टाइम पहले 10% था तो ये आया, 5% हो गया तो फिर अब ये आएगा। तो जरा इसको केजी शेजी को आवर्स में ले जाएं, केजी को आवर्स में ले जाएं बस, केजी को आवर्स में ले जाएं बस, बाकी ऑल रिमेन सेम, ऑल रिमेन सेम।
अब आइडल टाइम इंक्रीज हो, आइडल टाइम क्या हो गया बच्चों, डिक्रीज हो गया, तो वो एफिशिएंट हो गए। हाँ, आइडल टाइम इंक्रीज और डिक्रीज होने से क्या लेबर एफिशिएंट इनएफिशिएंट होगी? नहीं। आइडल टाइम आपको पता है लेबर के इसका एफिशिएंसी से कोई ताल्लुक नहीं है, ये तो बिजनेसेस के इंटरनल वीकनेस है कि इलेक्ट्रिसिटी फेलियर हो गया, रॉ मटेरियल शॉर्ट हो गया, क्या ख्याल है, बस समझ आ रही है, मशीन फेलियर हो गई, ठीक है नहीं। तो यहाँ पे हम एफिशिएंसी और एफिशिएंसी वाला केस वो मैं करवा चुका हुआ लेबर एफिशिएंसी इंक्रीज बाय और टू एफिशिएंसी रेट्स आर गिवन, तो मैं करवा चुका हूं। एफिशिएंसी इंक्रीज बाय ये होगा तो ये होगा, यहाँ पे आइडल टाइम डिक्रीज फ्रॉम ये होगा और आइडल टाइम इंक्रीज फ्रॉम ये होगा। तो यहां से मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, एफिशिएंसी का वर्ड उड़ा रहा हूं, ये एफिशिएंसी नहीं है, बस ये रिवाइज आइडल टाइम है, रिवाइज्ड आइडल टाइम है, रिवाइज्ड आइडल टाइम है। क्लियर हो गया बच्चों? ठीक है, अगर रिवाइज आइडल टाइम है 10 से 15 तो क्या करेंगे, शुरू में कितने होंगे, 200 घंटे लगे, तो 10% के बाद 180 आवर पर यूनिट, तो अब 5% पे जाना तो 180 रिमेन सेम रहेगा, 180 रिमेन सेम रहेगा, तो अब कितने घंटों में काम हो जाएगा, 190 आवर्स में हो जाएगा। क्या ख्याल है? और अगर लेबर टाइम, दूसरा वाला केस, अगर आइडल टाइम हमारा इंक्रीज हो जाए फ्रॉम 10% टू 15%, तो क्या होगा, इसका आंसर आएगा ए, ये आएगा पार्ट बी, ये हो गया ए और ये होगा पार्ट बी। 10 से 15, तो अब हम 15 पे जब जाएंगे तो 180 सेम रहेगा, अब वहां पे 105 घंटे यानी कि 210 घंटे हमें काम करने पड़ेंगे, 210 आवर, ठीक है, क्योंकि आइडल टाइम 15% है ना। अब पहले मैं 200 घंटे काम करता था, 10% वेला बैठता था, 180 घंटे पे काम कर लेता था। तो जब मेरा आइडल टाइम क्या हुआ बच्चों, इस वाले सिनेरियो में क्या था, शुरू में मैं 200 घंटे काम करता था, 10% आइडल रहता था, 180 घंटों में वो एक यूनिट, मान लो कोई एसी शेसी या फर्नीचर बनाता हूँ, वो 180 घंटे में एक बन जाता है। फिर हमारा आइडल टाइम रिवाइज हुआ, अब 5% वेला रहूंगा, इसका मतलब काम ज्यादा कर रहा हूं। इसका मतलब क्या होगा, वो तो फर्नीचर या एसी उसने तो 180 घंटों पे बनना है ना, अगर 180 घंटे में बना है तो क्योंकि 5% वेला रहूंगा तो अब मुझे 190 घंटे काम पड़ने पड़ेंगे पहले से कम। क्लियर हो गया? अच्छा, ये एक तरह का थोड़ा सा देखा जाए तो काम बेहतर हो रहा है। और अगर आइडल टाइम 10 से 15 हो जाए तो वो तो 180 लेगा, तो इसका मतलब मुझे ज्यादा घंटे स्टार्ट करने पड़ेंगे। अब कितने घंटे स्टार्ट करूंगा, 210। क्लियर हो गया? तो जब आइडल टाइम कम तो देखो कम हो गया, आइडल टाइम ज्यादा तो ज्यादा हो गया। क्लियर हो गया? ठीक है, अभी के लिए ब्रेक करते हैं, ठीक है, बाकी फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट फिर इससे ऑनवर्ड करेंगे, लेबर को कंप्लीट करेंगे और फिर क्या करेंगे, वेरिएबल, फिर फिक्स, और उसके बाद फिर पास पेपर स्टार्ट करेंगे रिसर्च अटेम्प्ट के, फिर खत्म कर देंगे। ये लेक्चर एंड कर दो या पार्ट 1 पार्ट 2 बना लो, जो करना कर लेना, ठीक है। अच्छा जी, चलो ठीक है, 12:30 आ जाओ, 12:30 आ जाओ।